चलिए शुरू करें अपने। ईडियम्स वाले अभी नहीं है मेरे पास में। कौन सा? किसका? इसका? नहीं नहीं, नहीं नहीं, यही है। देख लेना डिक्शनरी। चलिए, ये बंद कर दो ना इधर वाला। ये बंद कर दो ताकि क्या है कि इधर से गर्मी नहीं आएगी। अबाउट द ऑथर। द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। चार्ल्स लैम, 10 February 1775 to 27th December 1834, was an English essayist, poet, an antiquarian, antiquarian, पुरातात्विक, है ना, best known for his essays of Elia and for the children's book Tales from Shakespeare, co-authored with his sister Mary Lamb. मैरी लैम इसकी बहन है जो इससे लगभग 10 साल बड़ी है। उसके साथ में मिलकर के इसने टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखी, बच्चों की किताब, जिसमें शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उन प्लेज को इसने छोटी कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया। एलिया, पेन नेम एलिया, आएगा आगे। तो एलिया इसका खुद का ही नाम है। तो फ्रेंड्स विद सच लिटरेरी ल्यूमिनरीज, ल्यूमिनरीज यानी वो जैसे दिग्गज नहीं होते बड़े लोग, बिग गन्स, ल्यूमिनरीज, एज एस टी कॉलरेज, रॉबर्ट साउदे, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम हैजलेट, लैम, है ना। तो विलियम हैजलेट जैसे बड़े लोगों के साथ में एस टी कॉलरेज, रॉबर्ट साउदे, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये जो लिटरेरी जो दिग्गज थे ना, इनके साथ में ये फ्रेंड था, है ना। तो लैम was at the center of a major literary circle in England. He has been referred to by E.V. Lucas, his principal biographer. E.V. Lucas उसके principal biographer हैं, उसके जीवनी लिखने वाले हैं, as the most lovable figure in English literature, है ना। मोस्ट लवेबल फिगर है इंग्लिश लिटरेचर में, बहुत ही प्यारा सा है ये। हाँ, नहीं, ईवी ल्यूकस लिखते हैं लैम के बारे में। ही हैज बीन रेफर्ड टू, उसके बारे में रेफर किया गया है ये, है ना। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंस ऑफ एसेइस्ट्स। तो एक तो हमारे फादर ऑफ इंग्लिश एसेज है, वो तो है फ्रांसिस बेकन, और ये प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट्स है ना। लैम वॉज बोर्न इन लंदन, द सन ऑफ एलिजाबेथ फील्ड एंड जॉन लैम. Lamb was the youngest child with a sister 11 years older named Mary and an even older brother named John. There were 4 others. 4 दूसरे भी भाई बहन थे who did not survive infancy, जो कि अपने बचपन में ही एक्सपायर हो गए। His father John Lamb was a lawyer's clerk. Little is known about Charles' life before he was 7, other than that Mary taught him to read at a very early age and he read voraciously. इसके बचपन की कोई बात, बचपन की ज़्यादा यादों का संकलन नहीं है, केवल इस बात के अलावा कि इसकी बहन ने इसको पढ़ना सिखाया था, है ना। मैरी ने ही इसको पढ़ना सिखाया था, और जब ये पढ़ना सीखा ना तो ही स्टार्टेड रीडिंग वोरेसियसली। वोरेसियसली यानी वेरी मच, एकदम जैसे भूखा आदमी खाना खाता है ना, उस तरीके से ये पढ़ता था, यानी बहुत ज़्यादा ही पढ़ता था। By October 1782, Lamb was enrolled in Christ's Hospital, a charity boarding school
uttered by King Edward VI in 1553. Charles Lamb had a stutter, and this unconquerable impediment in his speech deprived him of Gracian status at Christ's Hospital, thus disqualifying him for a clerical career. तो इसलिए ये क्या है कि ये थोड़ा स्टटर था इसके, यानी कि थोड़ा यूं बोलने में हकलाता था ये, है ना? और इस वजह से ये क्लरिकल करियर से इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि हमें ऐसा नहीं चाहिए कार्मिक. While Coleridge and other scholarly boys were able to go on to Cambridge, Lamb left school at 14. Lamb ने अपनी स्कूल छोड़ दी 14 साल की उम्र में, and was forced to find a more prosaic or ordinary career, है ना. On 5th April 1792 he went to work in the accountancy office. Accountant के ऑफिस में ये काम करने चला गया for the British East India Company. ये ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इसने काम किया था और ये कई बार भारत भी आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान. He would continue to work there for 25 years until his retirement with pension. जब तक इसको पेंशन नहीं मिल गई तब तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता रहा. He would continue to work there for 25 years until his retirement with pension. Both Charles and his sister Mary suffered a period of mental illness. दोनों ही मानसिक रूप से बीमार हो गए थे भाई बहन. मैरी इवन किल्ड हर मदर इन अ फिट ऑफ मेंटल डिप्रेशन. मैरी ने अपनी माँ को भी मार दिया था. लैम एनी हाउ मैनेज्ड द थिंग्स. लैम अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था. इसने शादी भी नहीं की, है ना, बहन के ही खातिर खासकर. लैम एनी हाउ मैनेज्ड द थिंग्स. हिज डिवोशन टू हिज सिस्टर मैरी afflicted with fits of insanity, जो कि पागलपन के फिट्स से प्रभावित थी, उसके प्रति उसका जो डिवोशन था, is one of the most touching things of his life. On 20th July 1819, at the age of 44, Lamb, who because of family commitments had never married, इसने विवाह नहीं किया था फैमिली कमिटमेंट के चलते, 44 साल की उम्र में इसने fell in love with an actress Fanny Kelly. ये फैनी कैली के साथ में इसका प्रेम हो गया. ऑफ कॉन्वेंट गार्डन. एंड बिसाइड्स राइटिंग हर ए सोनेट ही आल्सो प्रपोज्ड मैरिज. उसने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा. ही रिफ्यूज्ड हिम. उसने उसको ठुकरा दिया, मना कर दिया. एंड ही डाइड ए बैचलर. और फिर ये कुंवारा ही मरा, है ना, इसने कभी शादी. ऑन 27th December 1834 Lamb died of a streptococcal infection at the age of 59 years. ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो गले में, लंग्स में, चेस्ट में हो जाता है. लैम इज बuried in All Saints churchyard Edmonton. His sister, who was 10 to 11 years his senior, survived him for more than a dozen years. 12 साल और वो ज़्यादा जी, है ना, इससे 11 साल बड़ी भी थी और 12 साल और ज़्यादा भी वो जीवित रही. She is buried beside him. जब वो मरी तो उसको buried beside him, उसके पास. The Praise of Chimney Sweepers was a part of his collected essays under the title Essays of Elia, which were published in 1823 in London Magazine under the pen name of Elia. Lamb used it as a contributor to the London Magazine. His 2 volumes of Essays of Elia and last Essays of Elia appeared in 1823 and 1833. He chose his themes at random, but all his essays led to a delightful interpretation of the life of London. Delightful interpretation of life of London. लंदन के जीवन का डिलाइटफुल इंटरप्रिटेशन है, ये आनंद कर देने वाला इंटरप्रिटेशन, व्याख्या है. They are marked by personal and familiar note and are written in a gentle, old-fashioned and attractive style, and each reveals the author's personality. ऑथर की पर्सनालिटी को रिवील करते हैं. ये टोटली सब्जेक्टिव इन टोन है. अब चिमनी स्वीपर्स देख लेते हैं. थोड़ा थोड़ा इसमें देखते हैं. द यंग स्वीप्स,
खास खास डिस्क्रिप्शन जो है ना उनको देखते हैं. Lamb tells us that he feels a deep attachment for the young chimney sweeps who appear at the crack of dawn crying out, "Sweep, sweep," which sounds like the chirping peep peep of birds. Lamb feels a great sympathy for these small boys who climb the high chimneys to clean them. He gives them many poetic epithets. उसको कई poetic epithets देता है, adjectives देता है, like dim specks, poor blots, innocent darkness. He has high regards for these young Africans of English origin and declares them the clergyman without pride, preaching the lesson of patience to mankind in biting cold of December. As a child, he used to wonder at the sweep climbing up the high chimneys, which appears to him as Fosse's Avarni. उसको लगता है कि वो George of Hell है. He imagines him going inside, brushing its walls, and emerging from the top. It was a mysterious pleasure for him to follow the sweep. In his imagination, Lamb urges his readers to show sympathy for these poor boys and be generous to give him a penny, 2 pence, or a tester to them whenever they can, for they truly deserve it. क्योंकि वो वास्तव में इसके योग्य है. ससाफ्रास्टी. अब क्यों डिजर्व है वो आपको पता है कि वो आ, उसको कहता है कि थोड़ा और तुम उसकी तुम्हारी नज़र उसकी अगर किप्ड हील पर जाए तो तुम टेस्टर तक पहुंच जाओ. ससाफ्रास्टी. और इससे तुम्हारा भला होगा, वो ये भी तो कहता है. तुम्हें वो कैजुअल सेंटिलेशन है ना, जो कैजुअल स्पार्किंग होती है ना चिमनीज में, है ना, और रैटलिंग इंजन्स से तुम बच जाओगे. कैजुअल सेंटिलेशन से, चिमनी ऑन फायर से बच जाओगे. और रैटलिंग ऑफ इंजन्स, 10 adjacent parishes अवे 10 adjacent parishes वो लिखता है ना कि 10 पैरिसेज बाद में जो रैटलिंग इंजन्स खड़े हैं वो आते हैं धड़ 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 करते हुए. उन सब चीज़ों से बच जाओगे तुम, है? अगर तुम उसको खाना खिला दोगे तो, नाश्ता करवा दो. सासाफ्रास्टी. अनदर डिस्क्रिप्शन, a favorite drink with the sweeps. Lamb describes a peculiar composition beverage which was particularly liked by these young sweeps. Young sweeps. Lamb himself find Lamb himself finds the drink too unpalatable, distasteful. लैम को ये डिसटेस्टफुल लगती है, जजिंग फ्रॉम द स्मेल कमिंग आउट ऑफ इट. क्योंकि इसमें से जो स्मेल आती है ना उससे पता चल जाता है मेरे ये नहीं चलेगी. ही हैज नेवर टेस्टेड इट. सम हाउएवर फाइंड इट टेस्टियर देन इवन चाइना टी. कईयों को ये चाइना टी से भी ज्यादा टेस्टी लगता है. A man called Mr. Reed had a shop on the south side of Fleet Street where he sold this wholesome and pleasant beverage. Mr. Reed claimed that his was the only such shop, but the author tells us that there were other shops also. These shops were very popular with the laborers setting out for work in the morning. If one wants to show generosity to a sweep, one should buy him a large basin of this brew called sassafras. It would not cost much, but it would make the little boy very happy. The sweet would be ever so grateful and clean your chimney extra well. Lamb did not like to be laughed at, but he did not mind a sweep's laughter. है ना? ये देखो, ये सासाफ्रास से थोड़ा सा अलग हो गया, इसको अंडरलाइन कर लो भले तुम. सासाफ्रास टी के डिस्क्रिप्शन से ये अलग हो गया, है ना. लैम डिड नॉट लाइक टू बी लाफ्ड एट, है ना, ये अलग अलग बात हो गई ना. बट ही डिड नॉट माइंड स्वीप्स लाफ्टर. वंस इन द कोर्स ऑफ ए वॉक लैम हैड स्लिप्ड on a wet road and fallen. A mischievous chimney sweep standing by had laughed till the tears flowed down his cheeks. Lamb felt happy that he had given some pleasure to the child. The laughter of a sweep is innocent and free of malice. Lamb mentions Hogarth
the famous satirical painter in this connection, who once pictured a chimney sweep in his March to Finchley. नोबल ओरिजिन, ये एक अलग बात है ना, वो ये कहता है ये सब नोबल ओरिजिन के हैं. Lamb fancifully suggests that sweeps have some connection with noble families, for they are usually so polite. He says that they must be children kidnapped from noble families and made to work. He supports his arguments with the story of the Montagu child who was discovered working as a sleep after being considered lost. मोंटेगू का तो एक वो कहता है ना एग्जाम्पल, वो तो रेयर है, जबकि बहुत सारी रेसल्स आज भी रो रही हैं, है ना. Another incident which would indicate the instinctive nobility of the sweeps. Once it so happened that at Arundel Castle, that seat of the Howards is an object of curiosity to visitors chiefly for its badge. At Arundel Castle, a sweep was discovered asleep in the Duke's bed. The sweep would not have dared to do. Sweep की इतनी हिम्मत ही नहीं होती. If an inherent feeling of kinship, यदि उसके अंदर एक inherent feeling नहीं हो of kinship with the noble family had not existed in him, यदि उसके अंदर nobility के साथ में रिश्तेदारी की कोई inherent spirit नहीं होती तो वो ऐसा काम कतई भी. The annual feast for chimney sweeps, ये another anecdote देखी हमने. Lamb's friend Jem White, who was so impressed with the belief of metamorphosis like this frequently taking place, used to give an annual dinner for young sweeps because he was so much full of sympathy for them. This feast, held in the enclosures on the site of St. Bartholomew's Fair at Smithfield, Jem White used to act the part of host as well as that of waiter with great enthusiasm and used to personally look to the needs of the guests. वो व्यक्तिगत रूप से सारी चीजें देखता था. He treated them as if they were aristocrats. वो उनके साथ व्यवहार ऐसे करता था जैसे वो कोई बहुत ही उच्च कुल से हैं, aristocrats हैं, and recommended the best dishes and fed them with tasty bits of food. He was a very popular host with the sweeps and there was a great deal of merrymaking at the सप्पर कर लो, इसको डिनर लिखा हुआ है ना, सप्पर करो, ये है ना गलत लिखा हुआ है. एंडिंग विद द टोस्ट, और लास्ट में ये टोस्ट होता था उनके, मे द ब्रश सुपरसीड द लॉरल, यानी हमारी चिमनी स्वीपर्स की जो ब्रश है ना वो किसी भी अचीवमेंट को सुपरसीड कर सकती है ना, हम सबसे आगे हैं. He was nicely supported by Lamb, Bygod, old Dame Ursula, and two other gentle ladies. वो दो अदर जेंटल लेडीज कौन हैं उनके बारे में लैम ने हमें कुछ नहीं बताया, है ना, लेकिन उसने शुरू शुरू में ये कहा था कि वो तीन महिलाएं थी. एक तो ओल्ड वो फ्राइंग एंड फ्रेटिंग वाली थी, वो है ना बूढ़ी औरत जो यूं नाराज भी होती थी, गालियां भी निकालती थी, खुश भी हो जाती थी, है. एक तो वो थी, एक इसका दोस्त था, है ना, एक जेम वाइट था. तो ये देखो, ये लैम, बाइगॉड और जेम वाइट, तो तीन तो ये हो गए, तीन ही वो महिलाएं हो गई. तो तीन टेबल पर तीन हॉस्टेस और तीन ही ये पीछे से मिनिस्टर करने वाले. तो फर्स्ट टेबल का इंचार्ज कौन होता था? जेम वाइट खुद होता था, है ना. इन ऑल दैट, नाउ जेम वाइट was dead and the feast was no longer held and no one else had come forward to cheer the poor sweeps. तो यहाँ पर आकर के हमारा लेसन तो ये ऐसे तो पूरा हो गया. अब थोड़े टेक्निकल एस्पेक्ट देख लेते हैं इसके. An essay full of humanity. The Praise of Chimney Sweepers is a memorable essay chiefly because of the feeling of humanity which pervades it. परवेड का मतलब सर्वव्यापी होना, है ना, सब जगह व्याप्त है ये. द essay shows Lamb's essential kindness and generosity towards the poor, especially the children. The line ring with affection and tender feeling. The very epithets, dim specks, poor blots, innocent blackness, indicate affection.
ये जो बाहर, ये जो है ना, ये फटाके फूट रहे हैं, ये तो अंदर पड़ा है, ये बलून तो, ये सौभाग्यशाली है, इसको लू नहीं लग रही है, एसी में बैठा है ना। कुछ वो बाहर फेंक दिए हमने बदबू आ रही थी उनकी, तो वो अब क्या है कि धीरे धीरे बर्स्ट हो रहे हैं बेचारे, उनकी जब सहन शक्तियाँ खत्म हो रही है वो फूट रहे हैं वहां पर, तो वो तुम बार बार सुन रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, हम भी डिस्ट्रैक्ट हो गए, डाइग्रेशन पढ़ रहे हैं तो इसलिए हाँ ये भी है कुछ, हाँ ये कुछ कर रहा है इसको, सही बात है an essay full of humanity. So Lamb declared that he does not mind even slipping on the street to produce some amusement for the chimney sweep, for the boy's laughter has no malice in it. क्योंकि उसमें malice नहीं है. He asks his readers to be generous to the little sweeps who work so hard for their age. An essay full of self revelation, है ना, आत्म प्रकटीकरण से भरा हुआ है. Though the essay is entitled The Praise of Chimney Sweepers, we get as much information about Lamb as of the sweeps. जितने चिमनी स्वीपर के बारे में जानकारियां मिलती है ना, उतनी लैम ने अपने बारे में भी दे दी. द पर्सनल प्रोनाउन आई predominates in the essay. बार बार आई का यूज आ रहा है. Apart from the knowledge we get of Lamb's kindness and generosity, we also get other facts about his personality. We realize, for instance, that he is a sensitive man who does not like being made fun of. हमें पता चलता है कि वो मजाक उड़ाना उसको पसंद नहीं, मजाक उड़वाया जाना. Though his affection for the young sweeps overrides his sensitivity and he does not mind the sweeps' laughter, he also communicates to us the childhood wonder he used to feel on seeing the young chimney sweep's head disappearing into the chimney from below and reappearing after some time at the top like a warrior who has conquered a tower. Lamb cannot tolerate a lady displaying her white teeth, but welcomes the sight of the white teeth on the black sooty face of the young sweep. महिलाओं के दांत उसको दिखाए जाने पसंद नहीं है, लेकिन चिमनी स्वीप दांत दिखाता है तो उसको पसंद है. Lamb's observation of the chimney sweeps has been quite comprehensive. Comprehensive है यानी पूरा है, complete है. He tells us their special liking of a brew called sassafras tea, which however seemed somewhat terrible to Lamb's fastidious sense of smell. लैम की जो सेंस है ना, रिजिड, फास्टिडियस रिजिड जो सेंस है, उसके लिए उसको तो सही नहीं लगता ये, बाकी उनको सही लगता. हाँ रिजिड हो गया, फास्टिडियस है, घृणित नहीं, रिजिड यानी पक्का, कठोर, है ना, जिद्दी. एनेक्डोट्स टू ऐड नरेटिव इंटरेस्ट, खूब सारे एनेक्डोट्स आगे. This essay, like all others of Lamb, contains anecdotes to illustrate a point or to enliven the narrative. Lamb's fanciful nature makes him concoct or make up a theory that all chimney sweeps must be in reality the kidnapped children of aristocratic families. ये लैम ही कॉन्कॉक्ट करता है इस थ्योरी को, मेकअप करता है कि ये सारे के सारे चिमनी स्वीप्स है ना, ये नोबल फैमिलीज के किडनैप्ड चिल्ड्रन है ना. टू सब्सटेंशिएट द थ्योरी, और इस बात को साबित करने के लिए, मजबूती देने के लिए, ही गिव्स द एनेक्डोट ऑफ हाउ अ स्मॉल स्वीप वाज फाउंड स्लीपिंग इन द ड्यूक्स बेड इन अरुंडल कासल. He declares that it must have been the sweep's aristocratic instincts which prompted him to rest his weary limbs on the stately bed. ठीक है, समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ एक ही बात है, तो एरिस्टोक्रेटिक ही तो नोबल होते थे. Another incident which he relates turns the humor onto himself. He tells us about how he once slipped
while taking a walk and became a source of great amusement to a small chimney sweeper. The essay concludes with another anecdote, namely of Jem White's suppers for the sweeps. Jem White used to give annual feasts for the young sweeps, which were thoroughly enjoyable. Unfortunately, says Lamb, the feasts ended with the death of Jem White. Digression. Lamb's essays do not always stick close to their subjects. एकदम सब्जेक्ट के साथ में चिपक करके नहीं रहते, डाइग्रेशन हो जाते हैं. He often lets his mind wander from one topic to another. एक वॉन्डर आपने पढ़ा था, आई वॉन्डर लोनली एज ए क्लाउड, वो भी रोमांटिक ही था और ये भी रोमांटिक है. तो ये वॉन्डर करता है, भटक जाता है चलते चलते, वो अलमस्त बादल की तरह से, कभी इधर चला मैं उधर चला, वो गाना है ना, उस तरह से है ना. Well illustrating the definition of an essay as a loose sally of mind. ये loose sally of mind है ना. जैसे तुम एक थैले में कोई सामान रख लो, फिर उस थैले को लेकर के चलते हो तो वो सामान कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है. वैसे ये लूज सैली ऑफ माइंड है उसका, है ना. उसमें ये इधर उधर होती रहती है चीजें. द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स कंटेन्स वन सच डाइग्रेशन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ sassafras tea, which is relished not only by the sweeps but also by other workmen who leave for their work early in the morning. तो sassafras tea का डिस्क्रिप्शन एक डाइग्रेशन मान सकते हो, है ना. ह्यूमर एंड पैथोज. ये तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है क्या? Humor and pathos. The essay illustrates Lamb's peculiar manner of blending humor with pathos. It is a touching as well as humorous observation that the chimney sweep's cry of sweep resembles the peep peep of sparrows. Hmm? वो कौन सी वर्ड यूज नहीं लेता, स्वीप स्वीप नहीं यूज लेता या पीप पीप यूज नहीं लेता. हाँ हाँ, वो केवल पीप पीप बोलता है और उनके लिए वो बोलता है प्रोफेशनल क्राई, है ना. जैसे कि वो मैटिन लार्क बोलती है पीप पीप. द डिफरेंट फ्रेजेस विच ही यूजेज फॉर द स्वीप्स आर अम्यूजिंग. So it is the description of sassafras. So is the description of sassafras tea and the sweeps relish of the drink. तो ये भी उसका जो डिस्क्रिप्शन है ना sassafras टी का एंड द स्वीप्स relish और स्वीप्स का स्वाद लेना उस चाय का, तो उसका वो डिस्क्रिप्शन भी बहुत ही ज्यादा क्या है कि अम्यूजिंग है. Lamb's endearing tendency to make himself a butt of ridicule is shown in the anecdote of how he once slept on the road. The description of Jem White's feast is an example of fun and humor. All through the humor, there is a touch of pathos, for we are conscious of the poverty which makes these youngsters work so hard at such a tender age. ये हमेशा हम याद रखते हैं कि ये इतने गरीब हैं और इनकी इस गरीबी की वजह से ये इतनी टेंडर एज में इतना कठिन काम कर रहे हैं, है ना. ये चीज they are in need of charity and kindness. Lamb exhorts the readers to give the sweeps a penny, or what is more acceptable, a bowl of sassafras tea. The fanciful idea of the sweep's noble origin, the fanciful idea of the sweep's noble origin is also touched with pathos. But the essay does not become over sentimental. Lamb's humor keeps a balanced view. Style. The essay shows all characteristics of Lamb's peculiar style. Iteration is in full evidence in the epithets employed for the sweeps. Iteration क्या होता है? दोहराव.
रिपीटिशन, उसको इटरेशन बोलते। dim specs, innocent blackness, clergy imps, poor blots, young Africans of our own growth, and so on, serve to emphasize the soot-covered body and innocent nature of chimney sweeps. इसके लिए उसने इतने एपिथेट्स यूज कर लिए। ये क्या है? इटरेशन है, एक ही चीज को अलग अलग शब्दों में कहना। Iteration is again employed to point out the possibility of the sweet's noble origin. They have a badge of better days, a hint of nobility, a lapsed pedigree, है ना? तो यहाँ भी iteration हो गया। Lamb's liking and use of high sounding polysyllabic words and phrases are also evident in the essay, है ना? High sounding क्या होता है? Extraordinary and grand, बहुत बड़े बड़े शब्द, extraordinary words, the cessable phenomenon, blooming through their first negritude, है ना? अब देखो blooming through their first negritude का मतलब क्या है, बताओ? वो तो मैटरनल वॉशिंग्स है। हाँ, blooming through their first negritude, ये ऐसे पुष्प हैं जो पुष्पित हो रहे हैं अपनी फर्स्ट निग्रिट्यूड से, यानी ये शुरुआती कालिमा है, यानी अभी इन्होंने शुरू किया ही है। दे आर नोविस इन द फील्ड ऑफ चिमनी स्वीपिंग, दे आर ब्लूमिंग थ्रू देयर फर्स्ट निग्रिट्यूड। ये अपनी पहली कालिमा से ब्लूम हो रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं। एक बार हाँ, कॉशस प्रीमोनिशन टू दी ऑल फैक्ट्रीज, ये क्या था? ये कौन सा डिस्क्रिप्शन है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, घ्राणेंद्रियों में प्रीमोनिशन हो रही है, यानी कि ये मेरे सेट नहीं होगी, है ना? ओलिएजिनस, फ्यूलिजिनस कॉन्क्रीशंस क्या है? ओलिएजिनस तो ऑयली हो गया। फ्यूलिजिनस कॉन्क्रीशंस क्या है? ये देखो, ये है, इसे कहते हैं हम हाई साउंडिंग पॉलीसिलेबिक वर्ड्स, है ना? फ्यूलिजिनस कॉन्क्रीशंस, सूट डिपोजिशंस, है ना? फ्यूलिजिनस, है ना? कॉन्क्री कॉन्क्रीशंस, कॉन्क्रीशंस कंक्रीट हो जाना, सॉलिड बन जाना, यानी सूट डिपोजिशंस। His dim visage pendant over grateful steam, ये क्या है? His dim visage pendant over grateful steam, हाँ वो जो उसको, वो उसको सूंघता रहता है ना, वो उसके ऊपर यूं लटका हुआ मुंह उसका, है ना, उसके ऊपर, ताकि सो एज टू प्लीज एटलीस्ट वन सेंस, है ना, कि कम से कम सो एज टू ग्रेटिफाई एटलीस्ट वन सेंस, है ना, दैट इज ऑफ स्मेल, कम से कम सूंघ करके तो उसको तो ग्रेटिफाई कर ले। ओवरचार्ज्ड सिक्रेशंस, ये कहाँ पर हुए थे? ओवरचार्ज्ड सिक्रेशंस कहाँ पर हुए थे? भूल गए ऐसे हैं? अच्छा, तुम बताओ। हाँ, क्यों हुए थे? कारण क्या है ओवरचार्ज्ड सिक्रेशंस का? योर रॉन्ग प्लेस्ड हॉस्पिटैलिटीज, तुम फालतू के लोगों का जो आओ भगत सम्मान करते हो ना, उस वजह से तुम्हारी ये चिमनीज है ना, ओवरचार्ज्ड हो जाती है ना, एंड सो ऑन। द essay is eloquent in its descriptions, इलोक्वेंट है अपने डिस्क्रिप्शंस में, यानी मतलब बहुत अच्छे से समझ में आने वाले डिस्क्रिप्शन। When a chimney sweep smiles, it seems as if a silver lining has opened itself among the clouds, says Lamb. Lamb ऐसे कहता है। There is a beautiful description of the young sweep
relishing the smell and the taste of the sassafras tea. Remarkably evocative is the description of the feasts given by Jem White. We also find in the essay an example of Lamb's use of parentheses and dashes punctuating the long sentences. By and large, we can say that the praise of chimney sweepers is one of Lamb's most characteristic essays. It is imaginative, suffused with tender humor and feeling, and written in a beautiful, evocative style. It could easily fit the description of essays as lyric in prose. जैसा मैंने सबसे पहले दिन कहा था ना, लिरिक इन प्रोज है. ऐसा लगता है हम प्रोज नहीं, हम कविता पढ़ रहे हैं, है ना. It is a fine essay and it illustrates all the aspects of Lamb's style. Literary allusions and quotes देख लो. Causes Avarni from Virgil's Aeneid means George of Hell है. ये heaven लिखा हुआ है क्या यहाँ पर? Hell कर लो. George of Hell. यहाँ पर क्या मीनिंग है उसका? चिमनी मीनिंग है यहाँ पर, है ना. Apparition of a child crowned with a tree in his hand rises. ये क्या है? From Shakespeare's Macbeth, here in the connection of a bad sweep withheld in a stack with his brush. वो बैड स्वीप रह गया था ना उसके अंदर, तो वो फिर चिमनी के ऊपर से निकलता है. हाँ हाँ, कि वो हवा किधर जा रही है, विच वे द विंड वॉज ब्लोइंग, है ना. बिल्कुल सही है. होगार्थ, द फेमस English satirical painter, he painted March to Finchley in which a sweep was portrayed. A sable cloud turns forth her silver lining on the night. ये हम पढ़ चुके हैं कि एक डार्क क्लाउड भी, डार्क क्लाउड जो होता है ना, टर्न्स फोर्थ, प्रोड्यूस करता है सिल्वर लाइनिंग, प्रकाश का पुंज, ऑन द नाइट, रात्रि में. तो ये मास्क से है 1664. कॉमर्स में एक मास्क है ना. कॉमर्स में एक मास्क है. मास्क का मतलब एक ऐसा पार्ट जो नोबल मैन करते हैं मास्क लगा करके, है ना. तो वो है, उसका ये लाइन है. हियर यूज्ड इन कनेक्शन ऑफ चिमनी स्वीप लाफिंग एंड शोइंग हिज टीथ एट द ट्रिप ऑफ द ऑथर. जब ऑथर ट्रिपिंग हो जाती है ना, गिर जाता है. रैशल, a biblical character here used to represent mothers who have lost their children. Venus lulled Ascanius, a mythological allusion. Venus क्या है? दादी है ना, एस्केनियस की. तो वो किस में है कि वो वाइटर शीट्स है ना, लैप शीट्स वाइटर देन द लैप ऑफ वीनस. A mythological allusion है ये. Ascanius was the son of Aeneas, who was the son of Venus, the goddess of love. Here used to refer to a sweep who accidentally enters the Arundel castle and sleeps in the magnificent bed or canopy of the duke. Golden lads and lasses must, at chimney sweepers, come to dust. Quoted from Shakespeare's Cymbeline, a play, 1623. एनेक्डोट क्या है ये देख लो, मीनिंग मैंने लिख दिया. अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट. देयर आर अम्यूजिंग एनेक्डोट्स अबाउट हिज ब्रीफ करियर एज एन एक्टर. अ पर्सनल अकाउंट ऑफ एन इवेंट, ये भी एनेक्डोट हो सकता है. दिस रिसर्च इज बेस्ड ऑन एन एनेक्डोट, नॉट ऑन एनी फैक्ट. पैरेंथेसिस क्या है? ये बार बार यूज आया इसमें. द वर्ड, सेंटेंस एटसेट्रा दैट इज एडेड टू, जो जोड़ा गया है किसके साथ में? अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग, स्पेशली इन ऑर्डर टू गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन राइटिंग. वो यही तो करता है ना, एक बात कहता है फिर डैश दे देता है, 2 डैश दे देता है, और फिर उसी बात को दूसरे शब्दों में कहता है या उसको बढ़ा चढ़ा करके कहता है. ये पैरेंथेसिस. इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट यूजिंग ब्रैकेट्स, कॉमाज और डैशेज. तो ब्रैकेट्स का जहाँ यूज है वो भी पैरेंथेसिस है. डैशेज का जहाँ पर यूज करके उसी बात को दूसरे शब्दों में कहा है या नए फैक्ट के साथ कहा है उसी बात को,
तो वो भी पैरेंथेसिस है। कॉमाज के साथ में अगर ऐसा रिपीटेशन हुआ है तो वो भी है ना पैरेंथेसिस है। ह्यूमर, ये अनकाउंटेबल चीज है। द क्वालिटी इन समथिंग दैट मेक्स इट फनी, है ना, तो ये ह्यूमर है, इसमें हमें फनी क्वालिटी है जो इसको फनी बनाती है। पैथोज, इन राइटिंग, स्पीच एंड प्लेज, द पावर ऑफ a performance description etc to make you feel sympathy और be sad, तुम्हें उदास कर दे, उस क्वालिटी को तुम क्या कहते हो? पैथोज कहते हो। तो ये हो गया तुम्हारा काम पूरा। अब कल से क्या करना है तुम्हारे लिए बताओ? हम्म, क्या इसमें अब बचा क्या, दिखाओ तो मेरे। ये तो हो गया पूरा, ये भी पूरा हो गया। तो यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के अपन ने 112 तक हो गया ना, 111 पन्ने पूरे हो गए इसके। हाँ, आधा नहीं हुआ है अभी, ये बहुत बाकी है। यहाँ आधा हो गया, इसमें अभी प्लेज बाकी है ना, ये मैकबेथ और। अब बताओ, पहले वो कर लें, पहले वेस्टलैंड करें? ठीक है, चलो वेस्टलैंड करते हैं कल से। पेडागोजी में क्या है, उसका अलग से कोई डिस्क्रिप्शन है क्या लिखा हुआ? हाँ, वो तो मैं करवाऊंगा ही। आईसीटी नहीं करवाऊंगा, आईसीटी में तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते क्या? हाँ? चलो इसको तो हम बंद कर दें क्लास को, तो एक बार फिर अपने बात कर लें।